हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस के बारे में। क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस में फर्स्ट चैप्टर आपका है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें हम जानेंगे कंप्लीट चैप्टर के बारे में और हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हर एक वो पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो सभी आप इस वीडियो के अंदर देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। साइंस होता क्या है, साइंस को हम क्यों पढ़ते हैं और साइंस को किन कैटेगरी में रख करके डिवाइड किया गया है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस चैप्टर को कम्प्लीटली कवर कीजिएगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। Science is the study of the nature and behavior of natural things and knowledge that we obtain about them। कोई भी नेचुरल थिंग उसके बारे में स्टडी, उसके बिहेवियर और नेचर के बारे में जो भी स्टडी होती है और उनसे जो भी हमें नॉलेज मिलती है उसको साइंस कहते हैं। साइंस किसे कहते हैं? कोई भी नेचुरल थिंग्स है, ट्रीज़ है, ह्यूमन है, एट्सेट्रा, उनके बारे में जो भी नॉलेज मिलती है, उनके बिहेवियर और उनके नेचर के बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वो कहलाता है साइंस। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आपके सामने है, देखिएगा। ए सिस्टम ऑफ नॉलेज अबाउट द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल यूनिवर्स एंड थिंग्स दैट अकर इन इट इज़ कॉल्ड साइंस। साइंस क्या है? एक नॉलेज का सिस्टम है। क्लियर? सिस्टम है नॉलेज का जिसमें हमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो भी यूनिवर्स थिंग्स हैं उनके बारे में नॉलेज मिलती है, उनके बारे में नॉलेज मिलती है, तो वही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। यूनिवर्स में जो भी थिंग्स हैं उनके फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो भी नॉलेज हमें मिलती हैं उसको कहते हैं साइंस। ओके, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन दैट एक्सप्लेन द बेसिक रूल्स ऑफ नेचर। ये क्या है? एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कोई भी जो रूल्स है नेचर के, उन सभी रूल्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन जिसमें नेचर के बेसिक रूल्स को एक्सप्लेन किया जाए, उसको सही तरीके से समझा जाए, वो साइंस कहलाता है। तो साइंस में हम क्या करते हैं? नेचर के बेसिक रूल्स को समझते हैं। ओके, जो भी नेचुरल थिंग्स हैं उनके बिहेवियर, उनके नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? देखिए, नेचुरल साइंस एक है, नेचुरल साइंस, और नेचुरल साइंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजिकल साइंस एंड सेकंड वन अर्थ एंड स्पेस साइंस एंड थर्ड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, अर्थ एंड स्पेस साइंस एंड फिजिकल साइंस, इन तीनों को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस में आप पढ़ोगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसी तरीके से अर्थ एंड स्पेस साइंस, इसमें आप जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ओशियानोग्राफी। क्लियर? लास्ट में लाइफ साइंस, तो लाइफ साइंस में आप बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी में आपको बॉटनी और जूलॉजी देखने को मिलेगा। इकोलॉजी और जेनेटिक भी आप लाइफ साइंस में पढ़ते हैं। तो ये था आपका नेचुरल साइंस। साइंस को कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है और उनको भी जो सब कैटेगरी हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो फिजिकल साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री, अर्थ एंड स्पेस साइंस जियोलॉजी, मीटियोरोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी और ओशियानोग्राफी। लाइफ साइंस बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ओके, नेक्स्ट है मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उसके बारे में नॉलेज एंड उसके बिहेवियर एंड नेचर के स्टडी करते हैं। जैसे फिजिकल इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेना और फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की, लाइक मोशन ऑफ द मैटर। कोई मैटर है, मैटर क्या होता है ये अभी हम नेक्स्ट आगे जानने वाले हैं। तो कोई भी मैटर है, उसका मोशन, उसकी एनर्जी और उस पर जो भी फोर्स अप्लाई होते हैं, उन सभी के बारे में जो भी साइंटिफिक स्टडी होती है वो फिजिक्स के अंदर आती है। वही क्या कहलाता है?
फिजिक्स कहलाता है। कोई भी मैटर है, ह्यूमन बीइंग भी एक मैटर है, आप जो ट्रीज़ देखते हैं ये भी एक मैटर है, आपके टेबल चेयर ये सभी क्या हैं, मैटर हैं। तो इनके ऊपर लगने वाले जो भी फोर्सेस हैं, इनमें जो भी स्टोर एनर्जी है और इनका मोशन, अगर ये मोशन करते हैं तो इनका मोशन क्या है, तो इन सभी की जो स्टडी होती है तो वो होती है फिजिक्स में। ओके, अब बात करते हैं ये फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया। देखिए, वर्ड फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से आया और जो वर्ड है वो है फ्यूसिस। फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है और वहीं से फिजिक्स बना, जिसका मीनिंग होता है नेचर। और हमने आपको बताया कि साइंस में हम क्या करते हैं, नेचर के बेसिक रूल्स की स्टडी करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्यूसिस वर्ड का मतलब होता है नेचर, और नेचर से ही हम क्या करते हैं, फिजिक्स की स्टडी करते हैं। ओके, फिजिक्स का ओल्ड नेम, जो पुराना नाम है वो क्या है, नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी, और ये नेचुरल फिलॉसफी जो है 18th सेंचुरी में हम कहते थे। फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करें कि फादर ऑफ फिजिक्स, देखिए फादर ऑफ फिजिक्स कौन होते हैं, कि जिन्होंने फिजिक्स को स्टार्टिंग किया, फिजिक्स का स्टार्टअप जिसने किया वो है गैलीलियो गैलीली, न्यूटन और आइंस्टीन। इनको फादर ऑफ फिजिक्स माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है, याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर के बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वो करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर। और मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके बिहेवियर के बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, वही केमिस्ट्री कहलाती है। अभी केमिस्ट्री वर्ड भी ग्रीक वर्ड से आया है और वो ग्रीक वर्ड आपके सामने है, ग्रीक वर्ड है कीमिया। कीमिया वर्ड से केमिस्ट्री आया और केमिस्ट्री का जो मीनिंग है, जो कीमिया का मीनिंग है वो है आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किंग ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ केमिस्ट्री जो कहा जाता है, इनको याद रखिएगा, एंटोइन लॉरेंट डी लेवोशियर। एंटोइन लॉरेंट डी लेवोशियर जो हैं वो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, किंग ऑफ केमिस्ट्री हैं। यहीं से इन्होंने केमिस्ट्री की शुरुआत की। किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो H2SO4 होता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप क्या करते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके ओरिजिन, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सभी क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो इनके ओरिजिन, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, क्या इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनके जो शरीर की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, और इनके जो बॉडी फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, कैसा इनका बिहेवियर होता है और कहाँ पर ये रहते हैं, इन सभी के बारे में स्टडी जो होती है वो होती है बायोलॉजी में। ओके, बायोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगोस से मिला, एंड बायोस का मीनिंग होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का जो मीनिंग बनता है वो लाइफ के स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, एटसेट्रा, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और इन सभी के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, कहाँ पर ये रहते हैं, कहाँ और कैसे इनके जो बॉडी है वो फंक्शंस करती है, इन सभी के बारे में जो बात करते हैं वो हम बायोलॉजी में करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एरिस्टोटल, याद रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। ओके, नेक्स्ट में बायोलॉजी के जो ब्रांच हैं वो हैं बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी को दो कैटेगरी में रखा गया है, बॉटनी और जूलॉजी। और ये क्यों रखा गया, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो बॉटनी में और जो जूलॉजी में रखे गए हैं वो हैं स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम। जो जीव जगत है जिसमें सभी जीव आते हैं उनकी स्टडी करते हैं हम जूलॉजी में, और जो सभी प्लांट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं बॉटनी में। ओके, नेक्स्ट में अब हम करते हैं जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसको स्टार्ट करेंगे और उसका एक एक पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से मैच करता है आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ेंगे, और जो बोर्ड में आपके क्वेश्चन आते हैं उन पॉइंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैटर। देखिए, चैप्टर का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो भी मैटर हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मैटर, सबसे पहले मैटर को जान लेते हैं। देखिए,
मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, कुछ भी ऐसा जिसमें मास होता है और वो वॉल्यूम यानी स्पेस घेरता है, जिसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वही क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। मैटर में ये दोनों प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है, मास है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर कौन सा हो सकते हैं? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, शुगर हो सकता है, सैंड हो सकता है, मिल्क हो सकता है, एट्सेट्रा। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि ये सभी क्या हैं? मैटर है। यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में हैमर है, ठीक है, प्लेयर है, वॉच, ये लिक्विड में आ जाते हैं, कोक, मिल्क, बीच वाटर, ये सभी क्या हैं? लिक्विड है। अब गैसेस होते हैं, तो गैसेस में आपका स्टीम फ्रॉम कोक, नेक्स्ट है स्टीम फ्रॉम ग्रिल, नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लेम, और ये है हमारे पास जो वाटर है उसका इवोपरेशन, उसकी जो भाप होती है वो गैस में आते हैं। तो ये सभी जो है आप देखिएगा, ये जो भी हैं उनमें क्या होता है? मास होता है और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सभी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं और इनके सभी के अंदर जो है कुछ ना कुछ मास है, तो इनको हम कहते हैं मैटर। ये सभी मैटर कहलाएंगे। इनकी जो कैटेगरी है वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा? एनीथिंग विच हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एयर, वाटर, शुगर, सैंड, मिल्क एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। अब देखिए, काफ़ी समय से जो है ये ह्यूमन है, ये क्या कर रहा है कि अपने चारों तरफ का जो भी इसके चारों तरफ दिखाई देता है उसको समझने की कोशिश कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है इसको अंडरस्टैंड करने की, समझने की, जिससे कि इससे जो भी नॉलेज मिले, जो भी इसके स्टडी हो, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने क्या किया? मैटर को क्लासिफाई किया है 5 बेसिक एलिमेंट्स में। किसमें? 5 बेसिक एलिमेंट्स में। तो वो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई, मैटर। और यही 5 जो एलिमेंट्स हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये कहलाते हैं द पंच तत्व। क्या कहलाते हैं? पंच तत्व। तो पंच तत्व में मैटर को जो फिलोसोफर्स हैं, इंडियन फिलोसोफर्स, उन्होंने कैटेगराइज किया है। और ये पंच तत्व जो हैं वो हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ओके। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। और इनके अकॉर्डिंग, जो भी इंडियन फिलोसोफर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, एवरीथिंग, सभी जो लिविंग और नॉन लिविंग हैं वो सभी क्या हैं? बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं। क्लियर? वो सभी क्या है? बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं, उनका यह मानना है। ओके। मॉडर्न डे, आज के दिनों में जो भी मैटर हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है? उनको 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आज हम मैटर को समझते हैं। मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, ये सभी क्या हैं? मैटर हैं, क्योंकि इनमें सभी में मास है और कुछ ना कुछ भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। मैटर जो है वो क्या हैं और किससे बनते हैं? तो यहाँ पर देखिए मैटर किससे बने होते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी वेरी वेरी स्मॉल। टीनी का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। टीनी मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ है। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर एज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम इवन विद ए हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो भी पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर के क्या बना होता है? मैटर होता है। और वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नहीं देख पाते, बल्कि जो हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप है उनसे भी हम उनको नहीं देख पाते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं और उन पार्टिकल्स से ही मिलकर के मैटर बनता है। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ एक वुडन ब्लॉक लें तो वुडन ब्लॉक क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। और उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर वो बना हुआ है वो क्या कहलाएंगे?
पार्टिकल्स कहलाएंगे। ओके, तो याद रखिएगा पार्टिकल्स से मिलकर ही कोई भी मैटर बनता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको हाई पावरफुल जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे भी नहीं देख पाते। ओके, नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की उनके बारे में जान लेते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखिए जो मैटर हैं वो पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। तो हम ये कैसे प्रूव करें कि पार्टिकल्स से मैटर बनता है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसको हम कैसे क्लियर करें, कैसे प्रूव करें? तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है, उस बीकर में हमने कुछ वाटर को फिल किया। उसके बाद जो वाटर लेवल है वहाँ पर हमने क्या किया, मार्क किया। कोई भी एक बीकर लेना, बीकर में वाटर फिल करना, वाटर का जो लेवल होगा उस पर एक मार्क लगा देना। उसके बाद हमको क्या करना है कि उसमें थोड़ी सी शुगर हमको ऐड कर देनी है। तो वाटर लेवल जब हम शुगर को ऐड करते हैं तो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर जाता है। क्लियर? तो कोई बात नहीं, जाने दें, और जो भी मार्क है उसको आप ध्यान में रखिएगा। अब क्या करना है, ग्लास रॉड लेनी है और उसको जो है डिज़ोल्व कर देना है। उस पानी के अंदर उस चीनी को घोल देना है, और जब हम उस चीनी को घोल देंगे तो घोलते रहना है जब तक कि वो उसका एक एक जो दाना है चीनी का वो सही तरीके से पानी में ना घुल जाए। तो आपने देखा था जैसे ही हमने उसमें चीनी को डाला तो वाटर लेवल अप हुआ था। उसके बाद जब जो भी चीनी है वो कम्प्लीटली उस वाटर में घुल जाएगी तो वाटर का लेवल फिर से सेम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अब जब वाटर लेवल सेम है तो जो चीनी हमने डाली थी वो कहाँ पर गई? तो याद रखिएगा जब हम चीनी या फिर नमक को पानी में घोलते हैं तो जो नमक होती है या चीनी होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। अब वे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं और चीनी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटी है, तो वो कहाँ पर आकर बैठेंगे? वो इनके बीच में आकर बैठेंगे। यहाँ पर बैठ जाएंगे, यहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो जो भी हैं वो छोटे छोटे, इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में टूट गए जिससे कि वो इनके स्पेस में आराम से जा कर के बैठ सकते हैं। अब जब वो उन्हीं जगहों पर बैठे हैं जहाँ पर पहले से स्पेस था तो वाटर लेवल बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, तो वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा। ओके, तो याद रखना कि जब भी हम पानी में कोई ऐसी चीज़ घोलते हैं जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, कम्प्लीटली घुल जाए, क्लियर, तो उसमें क्या होगा, उसमें जब तक वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो तब तक क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन जब वो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा फिर वाटर लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम उसमें ऐड करते रहेंगे तो एक पॉइंट वो आएगा कि जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो भी स्पेस है वो फिल हो जाएगा, फुल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं बची तो फिर क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस एक्टिविटी से हमने क्या ऑब्जर्व किया। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर रिमेन द सेम। तो हमने क्या कहा था, जो वाटर लेवल है बीकर के अंदर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो भी हमने चीनी उसमें ऐड की थी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हुई और वो छोटे पार्टिकल्स जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वहाँ पर जाके बैठ गए, तो वाटर लेवल कोई भी चेंज नहीं होगा। द ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन टेस्ट स्वीट एंड द शुगर क्रिस्टल्स आर नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। कि जो भी सॉल्यूशन होगा जब उसको हम टेस्ट करते हैं तो वो मीठा होता है और शुगर क्रिस्टल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, वो उसमें इनविजिबल हो जाएंगे, यानी कि विजिबल नहीं रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे। कंक्लूजन क्या निकलता है, दिस एक्टिविटी शो दैट द मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जैसे चीनी है, चीनी क्या हुई कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई थी, वो क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। देयर आर सम वैकेंट स्पेस कॉल्ड वॉइड, और जो उसमें वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस था उसे क्या बोलते हैं, उसे वॉइड्स बोलते हैं। खाली स्थान, वैकेंट स्पेस, खाली स्थान, उसको क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। व्हेन शुगर इज़ एडेड, जब हमने शुगर को ऐड किया तो वाटर में अच्छी तरीके से मिक्स किया तो जो भी एम्प्टी स्पेस था
वो उसने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया शुगर पार्टिकल ने। ठीक है, शुगर के जो पार्टिकल्स थे उनके द्वारा जो भी एम्प्टी स्पेस था वो ऑक्यूपाई कर लिया गया, और इसलिए हमने जब उसको डिसॉल्व किया तो वो क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाता है वाटर के साथ। कौन, शुगर। तो वाटर के साथ एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है शुगर का, जो कि टेस्ट करने पर कैसा होता है, स्वीट होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कितने छोटे होते हैं और छोटे कैसे होते हैं, इसको हम जो प्रूव करना है। कैसे कहें कि ये पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। एक बीकर लेना है, उसमें क्या करना है, आपको 100 ml वाटर ले लेना है। उसके बाद दूसरा बीकर लेना है, उसमें भी आपको क्या करना है, उसमें 90 ml भी लेना है। ओके, उसमें क्या करना है, 90 ml, और नेक्स्ट में भी 90 ml, और नेक्स्ट में भी आपको 90 ml कर लेना है। क्लियर? और जो स्टार्टिंग का है उसमें आपको KMnO4 मिलाना है, उसको KMnO4 को मिला करके, ठीक है, जैसे आप देख लीजिएगा कि 10 ml आपको KMnO4 मिला लेना है और 90 ml आपको वाटर रखना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 ml। क्लियर? 100 ml को आपको फर्स्ट बीकर कर लेना है और उसको पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को आपको सही तरीके से उसमें डिज़ोल्व कर लेना है, घोल लेना है। अब यहाँ पर ये 100 ml वाटर है जो भी KMnO4 का सॉल्यूशन है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम यहाँ पर घोलते हैं, इसमें डिज़ोल्व करते हैं, तो ये जो देता है ये पर्पल कलर देता है। क्या देता है? पर्पल कलर। ठीक है, पर्पल कलर आफ्टर डिसोल्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ये बीकर है, इसमें क्या था, इसमें 90 ml वाटर है। 90 ml वाटर है तो हम क्या करेंगे, जो भी ये पर्पल कलर है इसमें से हम 10 ml निकाल करके इस बीकर में डाल देंगे जिसमें 90 ml वाटर है। तो हमने क्या देखा कि वो पूरे सॉल्यूशन को फिर से पिंक यानी पर्पल कलर, हल्का पर्पल कलर दे देता है। इसी के साथ हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट बीकर में जो 90 ml वाटर है उसमें हम क्या करते हैं, इस बीकर से 10 ml सॉल्यूशन निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने देखा कि इस बीकर को भी इसने क्या कर दिया, कम्प्लीटली पर्पल कलर बना दिया। नेक्स्ट जब हम 6 से 7 बीकर में इसको ऐड करते जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये कम्प्लीटली वाटर को फिर से हल्का पर्पल दिखाई देता है। तो ये जब पर्पल कलर दिखाई देता है और बार बार हमें जो है कलर पर्पल दिखाई दे रहा है, हल्का पर्पल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम 10 ml सॉल्यूशन ले रहे हैं और 90 ml वाटर में ऐड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे जो बीकर में पानी भरा हुआ है उसको पर्पल कलर का दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल्स फिर से पूरे बीकर में फैल जा रहे हैं। फिर आगे दूसरे बीकर में डालेंगे तो फिर से वो पूरे बीकर में फैल जाएंगे। तो क्या होगा कि वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते जा रहे हैं, हर बार छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते जा रहे हैं, जिससे कि वो पूरे बीकर में फैलते हैं। ठीक है, तो जितनी बार भी आप ऐड करते जाओगे तो उतनी बार ही वो क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते जाएंगे। जैसे ही उसको स्पेस मिलता जाएगा वो छोटे पार्टिकल्स में टूटते जाएंगे। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं और वो जो हैं टूटते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हमने ऑब्जर्व किया, When we add KMnO4 into the water, जब हम KMnO4 वाटर में ऐड करते हैं तो जो वाटर होता है बिकम पिंक और पर्पल, तो वो क्या हो जाता है, पिंक या फिर पर्पल हमें दिखाई देता है। बट डायल्यूशन क्या मतलब हुआ कि जब हम उसको 90 ml वाटर में 10 ml सॉल्यूशन ऐड करते जाएंगे तो उसका डायल्यूशन होता जाएगा। अब डायल्यूशन में क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीजेज, जो कलर होगा वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी जो भी सॉल्यूशन बनता जाएगा वो पर्पल कलर शो करेगा। ओके, कंक्लूजन ये निकलता है कि आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट ईच पार्टिकल ऑफ पीसेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स। अब ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भी हमने पोटेशियम परमैंगनेट के पीस उस वाटर में ऐड किए थे तो वो वाटर क्या हो रहा था, पिंक कलर का होता जा रहा था। तो हमें ये पता चलता है कि जब हम 10 ml सॉल्यूशन फिर से दूसरे वाटर 90 ml वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वो फिर से कम्प्लीटली वही कलर दे रहा है, थोड़ा सा जो है लाइट हो जाता है, लेकिन वो पूरे बीकर में फैल जा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और उनको कहा जाता है एटम्स। ओके, अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब इसको कैसे प्रूव किया जाए, तो आपको क्या करना है कि इंसेंस स्टिक लेनी है। इंसेंस स्टिक होती है जो आपकी अगरबत्ती होती है, वो आपको ले लेनी है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हेन द इंसेंस स्टिक इज अनलाइट,
अनलाइट का मतलब होता है कि जब हम उसको नहीं जलाते हैं तो तब क्या होता है, स्मेल इट वी विल हैव टू गो वेरी क्लोज टू इट, बट व्हेन द इंसेंस स्टिक इज लाइटेंड देन वी विल गेट इट्स स्मेल फ्रॉम ए डिस्टेंस। जब हम इसको नहीं जलाते हैं तो तब इसकी स्मेल हमें उसके बहुत ही ज़्यादा पास जा कर के आती है, लेकिन जब हम इसको जला देते हैं तो हम अगर डिस्टेंस पर भी हैं, कुछ डिस्टेंस पर, तो क्या होता है, तभी हमें उसकी स्मेल आ जाती है। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वी कैन कंक्लूड दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, हमने उसको जला दिया, तो क्या होगा कि जो मैटर पार्टिकल्स है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी जो है उसके कारण क्या होंगे, वो फ्लो करेंगे। तो बट द काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड्स इज लोअर एंड लॉन्गर इन गैसियस एंड लार्जर इन गैसियस पार्टिकल्स। देखिए, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेकिन जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लार्ज होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने उसको नहीं जलाया था तो वो सॉलिड फॉर्म में थी, तो तब क्या था, उसकी जो स्मेल है वो हमें उसके बहुत ज़्यादा पास जाके आ रही थी। लेकिन हमने जैसे ही इसको जलाया, जलाने के बाद जो इसका स्मोक है वो पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, और ये जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और गैसेस फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, इनके जो पार्टिकल्स हैं उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलने पर क्या होगा, ये इधर उधर भागते जाएंगे, और जब ये इधर उधर मूव होंगे तो ये कंप्लीटली रूम में फैल जाएंगे, और हमको जो है डिस्टेंस पर भी इसकी स्मेल आने लगेगी। क्लियर। तो ये होता है कंटिन्यूसली मूविंग, और ये रेगुलरली मूव करते जाएंगे जब तक मैटर अपनी स्टेट चेंज नहीं कर लेता। ओके। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा। तो इसीलिए हमने उसको क्या किया, जला दिया। जला करके टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, और जो उसके पार्टिकल्स के मैटर थे वो इधर उधर दौड़ने लगे। ओके। अब देखिए, नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? एक हमने आयरन नेल ली है, एक चौक और एक रबर बैंड है। क्लियर। तो आयरन नेल को जब हम हैमर से वार करते हैं तो क्या होता है, आयरन नेल नहीं टूटती, लेकिन चौक आसानी से टूट जाती है, और रबर बैंड क्या होता है, रबर बैंड केवल स्ट्रेच होता है। तो ये क्यों हुआ, आइए देखते हैं। व्हेन वी ट्राई टू ब्रेक एन आयरन नेल, जब हम आयरन नेल और चौक और रबर बैंड को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वी फाइंड दैट, हम क्या पाते हैं कि आयरन नेल्स कैन नॉट बी ब्रोकन ईजिली, आसानी से नहीं टूटती, लेकिन रबर बैंड क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। ठीक है। तो चौक तो आसानी से टूट जाती है, लेकिन आयरन नेल नहीं टूटती, और रबर बैंड का क्या होता है, वो स्ट्रेच हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इज नीडेड टू ब्रेक एन आयरन नेल वेयर ए चौक इज ब्रोकन विद ए वीक ऑफ लाइट फोर्स। जो भी हमारे पास आयरन नेल है उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए, लेकिन चौक हमारे आसानी से टूट जाती है, जो वीक लाइट फोर्स हम बोलते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट मटेरियल। अब क्या था कि जो आयरन नेल है वो अलग मटेरियल की है, जो चौक है वो अलग मटेरियल की है, जो रबर है वो अलग मटेरियल की है। तो हमने ये इसमें प्रूव किया कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग जो पार्टिकल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है। जो आयरन पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ज़्यादा होता है, चौक है उनके बीच में वीक होता है, और जो रबर बैंड है उनके बीच में डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। ओके। डिफरेंट मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इंटेंसिटी होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखिए सॉलिड में कैसा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। लेकिन गैसेस में नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए कि हम क्या कहते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, तो ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ मैटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर दीज आर 3 टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इन 9th क्लास। देखिए 9th क्लास में आप 3 जो टाइप हैं स्टेट ऑफ मैटर के वो आप पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। तो आप देख सकते हैं जो सॉलिड स्टेट है उसके जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, क्लियर। लिक्विड में क्या है, कुछ डिस्टेंस पर हैं, और गैसेस में क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस सबसे कम होता है और अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। ओके। जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड से कम होता है। इसी तरीके से गैस में आप देख सकते हैं कि स्पेस क्या होता है, वेरी लार्ज,
एंड जो भी अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा वीक होता है, नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो ये थे स्टेट ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टेट की, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है, मैटर विच हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। वह मैटर जिसकी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोन, वुड, ब्रिक्स, आइस, शुगर एट्सेट्रा, ये सभी क्या है, सॉलिड है। इनका वॉल्यूम और स्पेस, जो वॉल्यूम और मास होता है वो, सॉरी, स्टोन, वुड, ब्रिक, आइस, शुगर, इनका जो वॉल्यूम और स्पेस होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, एक नोट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। मरकरी और गैलियम, जो मर्क्यूरी होती है और गैलियम होता है, ये दोनों क्या होते हैं, सॉलिड ना होने पर भी मेटल कहलाते हैं। ये सॉलिड ना होने पर भी क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। तो इनको याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। ओके, अब देखिए सॉलिड की प्रॉपर्टी, हमने आपको बताया कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होती है, इनकी डेंसिटी हाई होती है, सॉलिड आर हैवी। जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं। सॉलिड डज नॉट फ्लो, सॉलिड कभी फ्लो नहीं कर सकते। एक वर्ड है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ये होता है कि जिसके पार्टिकल्स ज़्यादा पास होते हैं तो वो मटेरियल ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, तो सॉलिड क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज, तो ये क्या कहलाता है, हाई डेंस कहलाता है। क्लियर, तो जिस मटेरियल के पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज होते हैं वो ज़्यादा डेंस होता है। ओके, लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में देखिए क्या है, लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। द टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर in which they are kept liquid flow and change shape, so they are not rigid but can be fluid। अब देखिए इसको फ्लो किया जाता है तो इसको फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, फ्लूइड किसे कहते हैं, विच कैन बी फ्लो, जो फ्लो कर सकता है। तो लिक्विड का शेप तो फिक्स नहीं होता बट जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। ओके, अब इसको अगर जिस कंटेनर में भी हम इसको रखेंगे तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है, उस कंटेनर की शेप ले लेता है। और जब इस कंटेनर में हम उसको डालते हैं तो हम क्या कराते हैं, उसको फ्लो कराते हैं। और इस फ्लो प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लूइड। जो भी लिक्विड हैं वो फ्लो कर सकते हैं तो उनको कहा जाता है फ्लूइड। और गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं तो इसलिए गैस और लिक्विड ये दोनों ही क्या हैं, फ्लूइड हैं। जो भी फ्लो कर सकता है उसको फ्लूइड बोला जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिक्विड में क्या है, हमने बताया वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है यानी फिक्स होता है, उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। लिक्विड में लार्ज डेंसिटी, देखिए लार्ज डेंसिटी देन सॉलिड, लेसर होती है क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं तो उसमें क्या होती है, हाई डेंसिटी। लेकिन जो लिक्विड होता है वो सॉलिड से ज़्यादा स्पेस रखता है अपने पार्टिकल्स के बीच में, तो इसमें क्या होता है, लेसर डेंसिटी। दे कैन बी कंप्रेस्ड टू ए स्मॉल अमाउंट। इनको कुछ अमाउंट में, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम कंप्रेस किया जा सकता है तो उनको कंप्रेसिबल फ्लूइड बोला जाता है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। अब देखिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, हाईली। और जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब सॉलिड से कम अट्रैक्शन फोर्स रखने वाले होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। जितना फोर्स हमें सॉलिड के पार्टिकल्स को ब्रेक करने में लगाना होगा उससे कम फोर्स में ही लिक्विड के पार्टिकल्स जो है ब्रेक हो जाएंगे। लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस ये लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ओके, सो सम सॉलिड्स, सम लिक्विड्स, सम गैसेस कैन बी डिज़ोल्व इन लिक्विड। देखिए कुछ सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैसेस हैं जो लिक्विड में क्या हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल सकती हैं। रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड हायर देन दैट सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न लिक्विड के अंदर होता है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे कम सॉलिड में, सबसे ज़्यादा गैस में, और जो भी लिक्विड होता है वो इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी रखता है।
ना तो वो ज़्यादा होती है ना ही वो कम होती है। बस याद रखिएगा कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो भी एनर्जी होगी वो सॉलिड से ज़्यादा, जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैसेस से कम होती है। ओके, तो जो भी डिफ्यूज़न है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न, वो किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स पे। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कौन सी उसमें है? स्टेट में, गैस के पार्टिकल्स में। और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड पार्टिकल्स के पास, और इंटरमीडिएट किसके पास हुई? लिक्विड के। तो जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में, जिसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड किस पे करता है? काइनेटिक एनर्जी पर। ओके, गैसेस स्टेट। अब गैसेस स्टेट क्या होती है? गैस इज ए टाइप ऑफ मैटर दैट हैज़ नो डिफाइंड शेप और वॉल्यूम। इसकी कोई भी शेप और कोई वॉल्यूम नहीं है, ये अपनी शेप को कितना भी बड़ा कर सकती है। ओके, अब जैसे आप देख सकते हैं गैस कैन बी मेड अप ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। गैस सिंगल एलिमेंट से बन सकती है, जैसे हाइड्रोजन। गैस कंपाउंड भी हो सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। और गैस मिक्सचर भी हो सकती है कई गैसों का, जैसे एयर। तो एयर भी क्या है? गैसेस में आती है। तो ये क्या है? गैसों का मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है, ये भी क्या होता है? गैस है। और हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट है, ये भी क्या होता है? गैसेस में होता है। ओके, तो गैस एक सिंगल एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, या फिर गैसों का मिक्सचर भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है गैसेस की? गैस हैव नाइदर ए फिक्स शेप एंड नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो इसका कोई फिक्स शेप है, ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम है। जिस भी वॉल्यूम में हम रखेंगे ये उसमें उसको कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगी। और यहाँ पर जो इसकी शेप है, तो जैसे शेप में हम रखना चाहें वैसे शेप में इसको रख सकते हैं। गैस कैन बी कंप्रेस ईजिली। गैस को ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है। द स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, सबसे कम कह सकते हैं कि नेग्लेजिबल होता है। जो भी इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, वो सबसे ज़्यादा वीक होता है, नेगलेक्ट होता है। अब नेक्स्ट में हम जो यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी स्टेट हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में वीक होता है, गैस में वेरी वीक होता है, नेग्लेजिबल होता है। सॉलिड में हम देखें तो वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, बहुत ही ज़्यादा कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस में वेरी लार्ज, सबसे ज़्यादा होता है। हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड में क्या होता है? शेप एंड वॉल्यूम डेफिनिट होते हैं, फिक्स होते हैं। डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड हैव डेफिनिट वॉल्यूम। देखिए, शेप तो डेफिनिट नहीं होती, शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन जो वॉल्यूम है गैस लिक्विड का वो फिक्स होता है। और गैस में क्या होता है? ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना उसकी शेप फिक्स होती है। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी लो होती है, और जो गैस की डेंसिटी है वो वेरी लो होती है। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसको कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में, और गैस को हाईली कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल वाइब्रेट करते हैं, इनका डिफ्यूज़न रेट जो होता है वो वेरी लो होता है। अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो, और इनका डिफ्यूज़न रेट जो होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? गैस से कम और सॉलिड से ज़्यादा, मतलब इंटरमीडिएट। अब गैस में हम देखें तो गैस में क्या होता है कि रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। और गैसेस के पार्टिकल्स की जो भी मूवमेंट है उसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन, उस मोशन को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। और नेक्स्ट में हम याद रखेंगे जिगजैग। जिगजैग और ब्राउनियन मोशन किस में होता है? गैस में होता है। ओके, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो याद रखिएगा, इन छोटी छोटी डेफिनेशन को आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। मेल्टिंग पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, कोई भी हमारे पास मैटर है, तो मैटर को हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, मैटर को क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब एक ऐसा पॉइंट जिसमें जो सॉलिड है, जो सॉलिड मैटर है, वो क्या हो जाए? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, और वो लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाए। तो जो भी
वह टेम्परेचर होगा उसको हम मेज़र करेंगे और वो बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी पर हमें ये पॉइंट ऑब्जर्व करना है। तो कोई भी सॉलिड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए एक नोट पॉइंट है, आप याद रखिएगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब जो भी किसी भी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट है वह यह शो करता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और 0 डिग्री किसके बराबर होता है? 273.15 केल्विन के, और 273.15 केल्विन को हम लिखते हैं 273 केल्विन। तो 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन। अब आप एक बात याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमने किस में, केल्विन में चेंज किया। तो क्या करेंगे, जब भी हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं तो हम उसमें 273 को ऐड करेंगे। ओके, 273 को ऐड करते हैं। बट अगर हम क्या करें कि 100 केल्विन को हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, माइनस जो 100 है उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो -173 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 ऐड करते हैं, और जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 273 को माइनस करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फ्यूज़न। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूज़न। देखिए कोई भी मैटर है वो जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है और वो अपनी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करता है तो उसको कहते हैं फ्यूज़न। ओके, उसको क्या कहते हैं? फ्यूज़न कहते हैं। अब नेक्स्ट में बात करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आल्सो नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है उसको हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न भी कहते हैं। लेटेंट हीट और एनर्जी, लेटेंट हीट बोलते हैं या फिर एनर्जी बोलते हैं, दैट इज़ एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग ए फेस चेंज ऑफ ए सब्सटेंस। देखिए जो लेटेंट हीट है या लेटेंट एनर्जी है वो जब कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है तो तब उसमें जो भी एनर्जी स्टोर होती है, जो भी हीट होती है उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं या फिर लेटेंट एनर्जी कहते हैं। ओके, ये केवल तभी होती है जब कोई भी सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करता है। लेटेंट हीट डज नॉट चेंज इंक्रीज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट से कभी भी टेम्परेचर, जो सब्सटेंस का टेम्परेचर है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज का मतलब क्या है कि ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। वहाँ पर जब भी कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है, जब भी कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है जैसे सॉलिड से लिक्विड, तो तब तक कोई भी सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर वहाँ का क्या होगा? रुक जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ना ही टेम्परेचर घटेगा। लेकिन जो हीट है वो रेगुलरली सप्लाई हम करते रहेंगे। ओके, इसके बाद जो लेटेंट हीट है इज़ ओनली चेंज ऑफ स्टेट, वो केवल और केवल स्टेट चेंज होने पर ही हमें देखने को मिलती है। अब देखिए जो लेटेंट है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। अब हिडन कैसे? क्योंकि जो भी लेटेंट हीट होती है वो स्टेट चेंज होने पर होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता तो हम कहते हैं जो भी हम एनर्जी या हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ पर जाती है? तो वो कहाँ पर जाती है कि जो भी पार्टिकल्स के मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हीट उसमें लग जाती है कि उसको तोड़ने में। ठीक है, कि जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम हीट सप्लाई जो कर रहे हैं उससे उसको मिलती है। इसलिए वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? टूट जाते हैं, उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक हो जाता है और जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ पर खर्च हो जाएगी। तो टेम्परेचर जो हम देख रहे हैं वो कांस्टेंट ही रहेगा, वहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई देगा। ओके, तो हम याद रखिएगा कि जो लेटेंट हीट होती है वो स्टेट चेंज होने पर मिलती है, और जब स्टेट चेंज होगी तभी तक ही लेटेंट हीट वहाँ पर होगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। चाहे वो लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो, चाहे वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो,
जब भी कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है तो वो क्या होगा, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में, जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे उसको तोड़ने में यूज़ कर देगा, और टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कोई भी मैटर अगर स्टेट चेंज करता है तो वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। लेटेंट हीट को आप याद रखिएगा। लेटेंट हीट की मेन डेफिनेशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। latent heat of fusion किसे कहते हैं कि जब हम 1 kg सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उस मेल्टिंग पॉइंट को हम जब मेज़र कर लेते हैं तो वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके, नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो आप सभी जानते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी मैटर, ठीक है, कोई भी लिक्विड जब क्या होता है, टेम्परेचर पर बॉयल होता है, जिस टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे हमने वाटर लिया, उसको टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। तो जब कोई भी लिक्विड उबलना स्टार्ट हो जाए, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, तो हम क्या कर लेते हैं, उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं जब वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ, और वही पॉइंट जितना भी टेम्परेचर शो करता है उसको कहते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट आता है बॉइलिंग इज़ द बल्क फेनोमेना। बल्क फेनोमेना कैसे है, देखो बल्क का मतलब होता है एक साथ रहना। बल्क का मतलब होता है एक साथ रहना। जैसे लोगों की भीड़ होती है, ठीक है, जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो हम अगर क्लास के 2-4 स्टूडेंट्स को लें और सभी स्टूडेंट्स उसके खिलाफ हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो बल्क में नहीं है, ठीक है। उन स्टूडेंट्स को हमने 2-4 स्टूडेंट्स को निकाला तो वो क्या है, बल्क में नहीं है। लेकिन जब हम पूरी क्लास को एक साथ निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो क्लास बल्क में निकली है, ठीक है, एक साथ निकली है। तो इसी तरीके से जब कोई वाटर एक साथ गर्म होता है तो वो कहलाता है बल्क में गर्म होना। जब कोई वाटर थोड़ा थोड़ा गर्म होता है कि एक साइड से गर्म हुआ एक साइड से नहीं हुआ, तो वो बल्क में नहीं होता, ठीक है। तो बॉइलिंग इज़ ए बल्क फेनोमेना। जब भी कोई चीज़ बॉयल होती है तो वो बल्क में ही होती है। कैसे, पार्टिकल्स ऑफ बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज टू वेपर स्टेट। देखिए, कोई भी आपका वाटर है, वो आपने कंटेनर में लिया और किसी बर्तन में पानी लेने के बाद आप उसको गर्म करने लगे, तो आपने देखा होगा कि उसके जो बबल्स हैं, नीचे से बबल्स उठना स्टार्ट होंगे और वो ऊपर को जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ से जो वाटर का बबल्स है वो ऊपर गया, तो जब वो बबल्स जिस स्थान से, जिस जगह से वो उठ के ऊपर गया, तो वहाँ की जो जगह है वो खाली हुई। अब जब वहाँ की जगह खाली हुई जहाँ से वो बबल्स उठ के गया है, तो अब उस जगह को वाटर के जो और पार्टिकल्स हैं वो भर देंगे। फिर नीचे से जो हीट सप्लाई हम कर रहे हैं तो उस पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, उस हीट से उस पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, वो गर्म होगा, वो एनर्जी लेकर के कहाँ जाएगा, फिर से वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। फिर क्या होगा, जो ऊपर के ठंडे पार्टिकल्स हैं वो नीचे आते रहेंगे, वो उनकी जगह लेते रहेंगे, और जैसे ही उन्हें एनर्जी मिलती रहेगी वो फिर से ऊपर उठते रहेंगे। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वो कम्प्लीटली वाटर गर्म नहीं हो जाता। और जब कम्प्लीटली वाटर पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी तो एक एनफ एनर्जी पर वो क्या हो जाते हैं, बॉयल होने लगते हैं, उबलने लगते हैं। ओके, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर सॉलिड स्टेट से जब हम किसी भी मैटर को हीट करते हैं तो वो बदलता है लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट से हीट करते हैं तो वो बदलेगा गैसेस स्टेट में। गैसेस स्टेट से हम कूल करते हैं तो वो बदलता है लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट से कूल करते हैं तो वो बदलता है सॉलिड स्टेट में। इस सीरीज़ को याद रखिएगा। ओके, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कन्वर्ट 1 kg मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट ए चेंज इन टेम्परेचर। जब कोई भी लिक्विड है, 1 किलोग्राम लिक्विड है, उसको हमने हीट देना स्टार्ट किया, तो हीट का वह अमाउंट जो उसको क्या करेगा, वेपर में कन्वर्ट करा देगा। जितनी हीट हम देते जाएं तो जिस टाइम पर वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब हम उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 किलोग्राम मास ऑफ लिक्विड हमने लिया, उसको हीट सप्लाई करते गए और हम उस हीट को मेज़र करते गए, और जब तक वो वेपर में कन्वर्ट ना हुआ, जो भी हमने लिक्विड लिया था, जब तक वो वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए,
हम तब तक उसको रेगुलरली हीट देते रहेंगे, और जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उस हीट को मेज़र कर लेंगे और उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी है, लेटेंट हीट इज इक्वल टू हीट क्वांटिटी अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस। अब लेटेंट हीट को कैपिटल L से लिखते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट को कैपिटल Q से, और मास ऑफ सब्सटेंस को M से। अब लेटेंट हीट का जो यूनिट होती है उसको आप याद रखिएगा जूल पर केजी, जूल पर केजी, जिसको J अपॉन kg से लिखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हीट सप्लाई एंड टेम्परेचर ग्राफ है। देखिए यहाँ पर एक सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट, यहाँ पर लिक्विड स्टेट और यहाँ पर गैसेस स्टेट, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए हीट को हमने सप्लाई किया, यहाँ पर देख रहे हैं, तो हीट की भी कुछ अमाउंट है और टेम्परेचर का भी कुछ अमाउंट है। ओके, हीट और ज़्यादा हमने दी तो टेम्परेचर भी क्या हुआ, यहाँ तक पहुँचा, देखिए ज़्यादा हुआ। अब हीट हमने यहाँ तक सप्लाई कर दी तो टेम्परेचर भी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ है। ओके, अब ये जो सॉलिड है ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा लिक्विड में। अब ये क्या करेगा, हमने ये कहा था कि जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो देखिए यहाँ पर हीट ज़्यादा है। अब यहाँ से समझिएगा, इस पॉइंट पर हीट इतनी ज़्यादा है, टेम्परेचर यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पर आए तो हीट और ज़्यादा हमने दी, सप्लाई करते गए, हीट तो बढ़ी तो टेम्परेचर तो सेम है। अब इस पॉइंट पर आइए तो हीट और ज़्यादा बढ़ी है लेकिन टेम्परेचर अब भी सेम है। तो यहाँ पर देखिए हीट तो बढ़ती जा रही है लेकिन टेम्परेचर सेम है। तो जो हमने हीट सप्लाई की वो कहाँ गई, तो यहाँ पर समझिएगा कि हमने बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उनको तोड़ने के लिए ये हीट और अमाउंट ऑफ ये हीट जो यूज़ हुई, कहाँ पर हुई, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है उनको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए इसका यूज़ हुआ। और जब सप्लाई हीट वहाँ पर यूज़ की गई कि उन पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए, तो टेम्परेचर हमारा कहाँ पर रहा, कांस्टेंट रहा, क्योंकि जो हमने हीट दी थी वो सब कहाँ पर यूज़ हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो जो भी टेम्परेचर हम मेज़र कर रहे हैं वो हमारे पास टेम्परेचर कुछ भी बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि हीट जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज़ की गई। क्लियर। अब वो क्या हुआ, कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब जैसे ही सॉलिड लिक्विड फॉर्म में आएगा वो फिर से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट में भी क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर देखिए, आपने हीट यहाँ तक दी तो हीट की जो अमाउंट है वो बढ़ा। अब यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या हुआ, बढ़ा है। लेकिन फिर से क्या हुआ, हीट तो बढ़ती जाएगी लेकिन टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो गया। अब टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी ये क्या हुआ, अपनी स्टेट को चेंज करेगा। अब ये स्टेट चेंज करके किस में जाएगा, गैसेस में जाएगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो टूटेगा, और वो टूटेगा तो जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो वहाँ पर यूज़ होगी और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टेट चेंज वाला पॉइंट है सॉलिड से लिक्विड में वो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जो स्टेट चेंज होती है लिक्विड से गैस में वो पॉइंट कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो टेम्परेचर कांस्टेंट सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर लिक्विड से गैस में चेंज होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या है, देखिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मैटर जो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में, लिक्विड स्टेट को छोड़ दे, तो तब हम बोलेंगे सब्लिमेशन। जैसे अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसको जब हम गर्म करते हैं ना तो ये चला जाता है डायरेक्ट वेपर स्टेट में, लिक्विड स्टेट को ये स्किप कर देता है। तो ऐसे जो भी सब्सटेंस हैं जब उनको गर्म करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, जब उनको कूल करते हैं तो वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड स्टेट को टच ही नहीं करते, तो उनको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, अब देखिए जो अमोनियम क्लोराइड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और हाईली सॉल्यूबल है किसमें, वाटर में। तो
तो इसके जो रिएक्शन हम लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे कि NH4Cl, और ये साइन होता है हीट का। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ हमको अमोनिया मिलेगा और अमोनिया गैस मिलेगी, ठीक है, और वेपर मिलेगी किसकी, HCl की, ठीक है, किसकी मिलेगी, HCl। तो यहाँ पर वेपर हमको मिलेगी। तो हम देखते हैं कि जो NH4Cl है वो बिना लिक्विड में चेंज हुए किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा सब्लिमेशन। आप याद रखिएगा कि जो भी कपूर होता है उसको बोलते हैं कैम्फर। तो कैम्फर जो कपूर होता है उसको बोलते हैं कैम्फर। तो उसको जब हम हीट करते हैं तो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है, ठंडा करते हैं, कूल करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से आयोडीन है, क्लियर, अमोनियम क्लोराइड हमने देखा, नैफ्थलीन है, एंथ्रेसीन है। तो ये सभी जो भी सब्सटेंस हमने लिए, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन और एंथ्रेसीन, ये सभी क्या हैं, ये सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। इनमें से क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। गर्म करेंगे गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठंडा करेंगे तुरंत ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो इनको लिख लीजिएगा। अब सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कहलाते हैं सब्लिमेशन। ओके, डिपोजिशन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कि डायरेक्टली चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंज इन लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है कि डायरेक्टली चेंज होते हैं गैस से सॉलिड में बिना लिक्विड स्टेट को चेंज किए। तो ये क्या होगा, डिपोजिशन, यानी कि उल्टा, गैस से सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। ओके, अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट को समझिएगा। हमारे पास कोई मैटर सॉलिड है, सॉलिड को हमने क्या किया, यहाँ पर हीट दी। अब जब इसको हमने हीट दी है तो ये लिक्विड में चेंज होगा। अब ये लिक्विड में चेंज होगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फ्यूज़न। ओके, लिक्विड को हमने और ज़्यादा हीट दी, वो गैस में चेंज होगा, तो लिक्विड से गैस में चेंज होना कहलाएगा वेपराइजेशन। अब गैस को हमने कूल करना स्टार्ट किया। जब गैस को कूल करना स्टार्ट करेंगे तो वो अगर वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है तो कहलाएगा डिपोजिशन, अगर वो लिक्विड में चेंज होता है तो कहलाएगा कंडेंसेशन। याद रखिए, गैस को हम कूल करते हैं तो हमें दो स्टेट मिलती है डायरेक्ट। गैस को हमने कूल किया, अगर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है डायरेक्ट, कोई भी मैटर गैस फॉर्म में है उसको हमने कूल किया, वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आया तो वहाँ पर बोलेंगे डिपोजिशन। कोई गैस है उसको हमने कूल किया, वो डायरेक्ट लिक्विड में आया, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। कोई भी सॉलिड है उसको हम गर्म करें तो अगर वो गैसेस स्टेट में गया, डायरेक्ट गैसेस में चला गया, गैसेस स्टेट में, तो वो कहलाएगा सब्लिमेशन। और अगर वो लिक्विड फॉर्म में गया तो उसको कहेंगे फ्यूज़न। अब लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं तो वो किस में आएगा, सॉलिड में, उसको कहलाएंगे सॉलिडिफिकेशन, या हम कहेंगे फ्रीजिंग। ओके, आई होप कि आपको फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आता है इवोपरेशन। देखिए इवोपरेशन क्या होता है, दिस प्रोसेस in which a liquid changes to gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation। evaporation प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड जो है वो चेंज होता है गैसेस स्टेट में किसी भी टेम्परेचर पर। मेन पॉइंट आपको याद रखना है, एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर जब कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो वो कहलाता है इवोपरेशन। अब इवेपोरेशन का एग्जाम्पल देख लीजिए। आप लोग कपड़े सुखाते हैं, कपड़े क्या होते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर सूख जाते हैं, तो उनमें जो भी वाटर पार्टिकल्स होते हैं कपड़ों में, जब हम धुल देते हैं तो पानी में भीगे हुए रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वाटर पार्टिकल्स कपड़े के अंदर हैं। अब उन कपड़े के वाटर पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट करना है, तभी तो वो सूखेंगे। तो आप उनको क्या कर देते हैं, किसी तार पर फैला देते हैं। अब तार पर फैले हुए कपड़े हैं तो क्या होगा, हमने पढ़ा कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन क्या बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री था जिससे कि कपड़ा सूखा? नहीं ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि 100 डिग्री से नीचे, या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी टेम्परेचर हो, अगर वाटर या लिक्विड, जैसे हम बोलते हैं लिक्विड
कोई भी लिक्विड अगर किसी टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाए लेकिन वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है तो तब प्रोसेस कहलाएगा इवेपोरेशन। एक बार फिर से समझिएगा, कोई भी लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जिस टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है अगर वो टेम्परेचर उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है तो तब वो प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है टेम्परेचर तो वो बॉइलिंग में आ जाएगा। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, बट कंडीशन यही है कि वो टेम्परेचर उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। ओके, क्योंकि सर्दियों में भी कपड़े सूखते हैं, तो क्या सर्दियों में टेम्परेचर 100 डिग्री होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। ओके, अब रीजन ऑफ इवेपोरेशन, द रीजन ऑफ इवेपोरेशन इज द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब इवेपोरेशन होता कैसे, इसका कारण क्या है? अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, इसलिए क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एक तो होता है सरफेस एरिया। आपने कोई कपड़ा लिया, उसको धुला और उसको आपने बिना फैलाए रख दिया, तो क्या होगा? वो काफ़ी टाइम में सूखेगा। लेकिन एक कपड़े को आपने सही तरीके से फैलाया और रख दिया, वो जल्दी सूख जाएगा। तो क्या हुआ? जो फैला हुआ कपड़ा था उसका सरफेस ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जल्दी हुआ, ज़्यादा हुआ। लेकिन जो कपड़ा आपने इसी तरीके से मोड़ कर रखा हुआ था उस कपड़े का जो सरफेस था खुला हुआ वो कम था तो वो ज़्यादा देर में सूखा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर? टेम्परेचर, अब देखिए सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि सर्दियों में कपड़ा देर में सूखता है और गर्मियों में जल्दी सूखता है। तो टेम्परेचर गर्मियों में ज़्यादा होता है, जल्दी सूखता है, तो इवेपोरेशन जल्दी होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विंड। विंड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। हमने क्या कहा? सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में कपड़े सुखाते हैं, कपड़ा हमने रूम में रखा हुआ है, उस रूम में विंड तो नहीं मिलेगी, ना तो हमने फ़ैन चलाया हुआ है ना है कुछ, तो वो कपड़ा नहीं सूखेगा, बहुत ज़्यादा कम सूखेगा। लेकिन हमने जैसे ही फ़ैन को चलाया, हम क्या कहते हैं सर्दियों के टाइम में कि फ़ैन को चला दो कपड़ा सूख जाएगा, या बाहर हवा चल रही है तो क्या कहेंगे? कपड़ा सुखाना है तो हवा में फैला दो, सूख जाएगा। क्यों? देखिए पहले तो विंड और एयर में डिफरेंस समझिएगा। विंड जो होती है तो विंड के पार्टिकल्स में वेलोसिटी होती है, और एयर जो होती है एयर के पार्टिकल्स में वेलोसिटी नहीं होती। तो ये डिफरेंस होता है, इसीलिए हमने विंड को लिया। विंड ज़्यादा होगी मतलब क्या है? हवा चलती जाएगी तो क्या होगा? जो भी कपड़े के सरफेस पर पार्टिकल्स हैं वो उसको अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी। तो जहाँ से वो पार्टिकल्स उठ के गया तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे? दूसरे पार्टिकल्स आ जाएंगे। फिर क्या होगा? जो विंड है वो अपने साथ उस पार्टिकल्स को ले जाएगी, तो धीरे धीरे वो क्या होगा? कपड़े के सारे पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाती है और कपड़ा सूख जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है, जैसे आप देखते हैं बरसात में बहुत ज़्यादा नमी वाली हवाएं चलती हैं, उसमें कपड़ा भी नहीं सूख पाता। अब एक बार बताइए, गर्मियों के दिनों में जो हवा चलती है वो बहुत ज़्यादा रूखी होती है, उसमें जो भी वाटर वेपर मौजूद होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जो बरसात में विंड चलती है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बार बताइएगा, कपड़े के अंदर वाटर पार्टिकल्स हैं, गर्मियों में जो वेपर पार्टिकल्स हैं विंड के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम हैं, तो क्या होगा? वो वाटर पार्टिकल्स जो कपड़े में हैं वो ज़्यादा, जो विंड चलेगी गर्मियों में वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, मतलब कि कपड़ा जल्दी सूख जाएगा।
लेकिन जो बरसात है तो जो विंड चलती है तो उसमें पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जो कपड़ा है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम रिक्वायरमेंट होगी उस विंड को वाटर वेपर की। तो इसलिए क्या होता है, वो थोड़ा थोड़े करके वाटर पार्टिकल्स को ले जाती है, तो वो ज़्यादा देर में सूखता है। ओके, तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इवेपोरेशन कम होगा। तो यहाँ पर देखा हमने ह्यूमिडिटी कम, इवेपोरेशन ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, इवेपोरेशन कम। ओके, क्लियर। अब देखिए सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड, ये क्या है, इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा, विंड इंक्रीज़ होगी, इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। बट ह्यूमिडिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन जो ह्यूमिडिटी है वो घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। क्लियर? अगर इसको बढ़ा देते हैं ह्यूमिडिटी को तो इवेपोरेशन घट जाता है, ह्यूमिडिटी को घटा देंगे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ओके, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आता है कूलिंग बाय इवेपोरेशन। देखिए कूलिंग बाय इवेपोरेशन कैसे, यहाँ पर आप देखते हैं एक कंटेनर है, उसमें वाटर है। ओके, तो ये जो सरफेस पर पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, कुछ एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेंगे और कुछ जो इसके नीचे पार्टिकल्स हैं कुछ एनर्जी उससे लेंगे, और ये पार्टिकल्स क्या होंगे, इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने देखा कि जब इसने अपने से नीचे वाले पार्टिकल्स से एनर्जी ली तो उन पार्टिकल्स की एनर्जी कम हुई होगी। अब जब उन पार्टिकल्स की एनर्जी कम हुई होगी तो एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। अब जब उन पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम हुआ होगा तो वह पार्टिकल्स ठंडे हुए होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है इवोपरेशन बाय कूलिंग, कि इवोपरेशन से कूलिंग होती है। तो हमने क्या कहा, उनसे एनर्जी ली तो टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो कूलिंग हुई। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर समझिएगा। गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी रखते हैं जिससे वो ठंडा रहे। इसका प्रोसेस क्या है, क्यों ठंडा रहता है? जो मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे पानी क्या आता है, घड़े के बाहरी सरफेस पर आ जाता है। जो बाहर का सरफेस है, आउटर सरफेस, उस पर पानी आ जाता है। अब जब उस पर पानी आ जाता है तो वे वाटर पार्टिकल्स जो उसके सरफेस पर आ जाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेते हैं, और कुछ एनर्जी वाटर पार्टिकल से लेते हैं जो घड़े के अंदर हैं। अब जो उसके सबसे पास है उन पार्टिकल से वो एनर्जी लेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। तो जब उन्होंने पार्टिकल से एनर्जी ली तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम हुई, तो पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम हुआ, और पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम हुआ तो जो पार्टिकल्स थे वो ठंडे हुए, और जब वो ठंडे हुए तो पानी ठंडा रहेगा। तो ये प्रोसेस होता है पानी ठंडा रहने का। ओके, तो यहाँ पर देखिए कूलिंग बाय इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग as the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding and change into vapor, thereby producing a cooling effect। कि जो भी इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग इफेक्ट को दर्शाता है, कूलिंग इफेक्ट को शो करता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं सरफेस पर वो एनर्जी गेन करते हैं एटमॉस्फेयर से, और कुछ एनर्जी गेन करते हैं पार्टिकल से, और वो क्या करते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट हो जाने पर क्या होगा कि जो भी पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी कम हुई, जो अंदर पार्टिकल्स थे उन्होंने अपनी एनर्जी उनको दे दी थी, वो पार्टिकल ठंडे हो जाएंगे, फिर से होगा, फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा, रेगुलरली चलता रहता है और पानी ठंडा रहता है। ओके, नेक्स्ट में आता है वाटर वेपर इन एयर। अब देखिए वाटर वेपर इन एयर में वाटर वेपर होती हैं, उसको हम कैसे शो करें। देयर इज़ ऑलवेज सम वाटर वेपर इन एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी एयर हैं उसमें कुछ ना कुछ वाटर वेपर होती है जो हम नहीं देख सकते, विच वी कैन नॉट सी, जो हम नहीं देख सकते। आप यहाँ पर देखिएगा, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लॉसेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट। अब यहाँ पर देखिएगा कि फ्रिज से निकाल करके आपने किसी ग्लास में पानी लिया, ठंडा, ओके, ठंडा पानी लिया, तो आप देखते हैं कि ग्लास के बाहर के जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, उस पर आप देखेंगे कि वाटर के पार्टिकल्स की लेयर आपको दिखाई देती है। तो क्या वो पार्टिकल्स जो आए, वाटर बाहर आया, वो गिलास के अंदर से आया? गिलास में तो कोई होल नहीं है, वो वाटर आया कहाँ से?
तो इसी को कहते हैं कि वाटर वेपर फॉर्म में एयर में होती है। तो आइए समझते हैं। एक गिलास आपने लिया, उसमें आपने क्या किया, आइस को क्रश करके डाला, ज़्यादा ठंडा, आइस को तोड़ करके उस गिलास में डाला। ओके, अब क्या होता है कि गिलास का सरफेस बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्लियर? एयर में जब देखो हमारे चारों तरफ एयर है, तो गिलास के चारों तरफ भी एयर होगी और कुछ एयर उस गिलास के सरफेस के कांटेक्ट में भी आएगी। और हमें पता है कि गिलास के सरफेस का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि वो ठंडा है। तो आप ये समझिए, हम ये जानते हैं कि जो एयर है उसमें वाटर वेपर होती है, चाहे वो कम हो, वाटर वेपर तो है। अब जो भी वाटर वेपर है वो भी सरफेस के कांटेक्ट में जाएगी। अब सरफेस ऑलरेडी ठंडा है, तो जो भी वाटर वेपर एयर में है वो वाटर वेपर उसके जो कांटेक्ट में आएगी, जो गिलास का सरफेस है उसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी उस गिलास के सरफेस पर देंगे, उस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उन पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी गिलास के सरफेस को दी, गिलास के सरफेस के पार्टिकल्स को दी। तो जब वाटर वेपर के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी उनको देंगे तो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे। अब जब उनकी एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो कूलिंग होगी। अब जब कूलिंग होगी तो गैसेस फॉर्म में वहाँ पर जो मौजूद वाटर वेपर है वो स्टेट चेंज करके लिक्विड फॉर्म में आएगी। तो वो वाटर वेपर हमको गिलास के सरफेस पर दिखाई देती है, किस फॉर्म में? लिक्विड ड्रॉपलेट में। ओके, ऑल क्लियर? नेक्स्ट, वाटर वेपर किस में चेंज होती है? वाटर वेपर जो एयर में होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अब हमने आपको बताया इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, लेकिन वो बॉइलिंग से नीचे होना चाहिए। इट टेक प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग जो होती है केवल वो बॉइलिंग पॉइंट पर होती है। इट कॉजेज कूलिंग, हमने बताया कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग का कारण बनता है, लेकिन बॉइलिंग में कूलिंग नहीं होती। इट इज़ सरफेस फेनोमेनन। सरफेस फेनोमेनन का मतलब क्या है? सरफेस फेनोमेनन का मतलब है कि जो इवेपोरेशन होता है वो स्टार्ट होता है सरफेस से, और जो बॉइलिंग होता है ना वो बल्क में स्टार्ट होता है, ये हमने आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट आता है सॉलिडिफिकेशन। अब देखिए, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग इन विच द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज नॉन एज सॉलिडिफिकेशन। अब देखिए, जो प्रोसेस है कूलिंग का, तो जब उसमें कोई भी लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो उसको बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। आपने फ्लो चार्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट में देखा होगा। अब कंडेंसेशन भी आपने वहाँ पर देखा है। कंडेंसेशन कब होता है? जब कोई भी गैस लिक्विड स्टेट में आती है तो वो कंडेंसेशन कहलाता है। बस इतना है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लास 9th एनसीईआरटी कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ पर रीड करने के लिए मिला। तो ये पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको याद